नमस्कार, भोरे भोर देख रहे हैं आप। बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं और ये बहुत पुरानी कहावत है। धुआं तो उठ रहा है, इसका मतलब कि आग कहीं ना कहीं भले ही मध्यम हो लेकिन जल जरूर रही है, और मध्यम आग भी जल रही है तो धधकने का चांस ज़्यादा है। बिहार और बिहार की राजनीति इसी मुहाने पर खड़ी है जहाँ धुआं तो उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि आग कहीं ना कहीं ज़रूर जल रही है और जलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आए हैं और परिणाम को लेकर के, हालांकि अक्सर होता है कि परिणाम आने के बाद जो हारता है उसे भरोसा नहीं होता है और परिणाम पर कई तरह के उंगली उठाई जाती है। इससे पहले भी होता रहा, आज़ादी के बाद से, जब से लोकतंत्र अपने अस्तित्व में आया तब से अब तक किसी भी चुनाव को पूरी तरह से दोनों ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि स्वीकार करने का सभी कहते हैं कि हम जो आदेश आया, जो जनता का जनादेश है, उसे स्वीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी तंत्र पर और जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इन सवालों के जवाब अब तक अनुत्तरित रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सुविधाएं तो होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके पास अवसर भी होते हैं और उसी को लेकर के लगातार कटघरे में भी खड़ा किए जाते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है जिन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि परिणाम को बदलने और परिणाम को अलग तरह से प्रस्तुत करने वो सक्षम रहे, और इसका कारण है कि वो फिर से सत्ता में है। हालांकि लालू प्रसाद जब, राबड़ी देवी जब सत्ता में थे तब भी यही बात की जाती थी, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी यही बात की जाती थी, और केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह ये बातें तो होती रहती हैं। लेकिन अब इसके बाद की कहानी है। लगातार आपको इस बात की जानकारी होगी, चूँकि आप भारत लाइव के बहुत ही नियमित और जागरूक दर्शक और श्रोता हैं। आप सभी ने अक्सर भारत लाइव पे सुना होगा, जब भी संपादक नमन मिश्रा अपने विश्लेषण को लेकर के आते हैं तो उस विश्लेषण में इन बातों की चर्चा उन्होंने कई बार किया है। 2020 के चुनाव की जब चर्चा उन्होंने की है तब उन्होंने एक बात जरूर रखा है और बड़ी मजबूती के साथ रखा है, जो आपको देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले तो होंगे ही, उसके बाद की राजनीति अभी बहुत बाकी है। आपने देखा होगा कि जिन्होंने इस चुनाव में प्रदर्शन तो बेहतर किया, आंकड़ों में नहीं कन्वर्ट कर पाए, ऐसे कई नेता हैं जो आज भी जनसेवा में उसी तरह लगे हुए हैं। अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव आपको नज़र आ रहे होंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में घूम करके वो आज भी अपने काम में जुटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर के जिस तरह से सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के जिस तरह से परेशानी किसान हैं, दिल्ली पहुंचने की कोशिश हो रही है, सरकार को अपनी बातें बताने की बात हो रही है, सरकार में भी बैठकों का दौर जारी है। इन सब के बीच में जब सब लोग सब कुछ कर रहे हैं तो पप्पू यादव वहाँ कंबल बांट रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चाएं तो होती ही रहेगी। आपने देखा होगा किस तरह से उनके सेवा आश्रम को जब हटाया जा रहा था तब भी उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि ये उन गरीब लोगों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए है जिनके पास साधन नहीं है और दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, तो उनको सहारे की ज़रूरत है, सरकार इसकी कुछ व्यवस्था करे। खैर, सरकार व्यवस्था करती रहती है। हम बात कर रहे थे बिहार की, और बिहार में सरकार के गठन के बाद से जो चेहरे पर खुशी नज़र आनी चाहिए थी वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, तो कैमरे में आप हमसे बेहतर देख सकते हैं, कैमरा दिखा रहा है, या फिर जो दौर चला करता था फूल माला का, अलग अलग तरह से लोगों को सम्मानित करने का, वो सारे दौर बंद हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है जो अभी तक भरोसे के उस कसौटी पे खरा नहीं उतर पा रहा है। नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह का उनका व्यवहार है, उस व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसको भी लेकर के, और जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार उन्हें जो शब्द उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं उसको लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। कहा जा रहा था कि असंसदीय बात है, उसको बैठक से निकालने की बात हो रही थी, प्रोसीडिंग से अलग बाहर करने की बात हो रही थी। इन सब के बीच में सरकार के चेहरे को बदलने की बात हम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी पूरे, जब भी जीत करके आए हैं, पूरे मनोयोग से, खुशी के साथ वो अपनी सरकार का गठन करते हैं। उन्होंने इस बार कहा भी कि मेरे पास समय था, उसके बाद भी हमने, चूँकि लोगों का काम हो, लोगों के साथ किए गए वादे हम पूरा कर पाएँ, जल्दी से जल्दी उसको कर पाएँ। 15 साल का समय जल्दी नहीं था, ये भी एक प्रश्न था, लेकिन उन्होंने कहा, सदन में ही कहा कि बहुत जल्दी हम चाह रहे थे
कि लोगों के साथ किए वादों को पूरा करें। इस बीच में कुछ वादे ऐसे भी हैं जिन पर जिच भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। जेडीयू उस बात से थोड़ा सा डिफर कर रहा है। उसने कहा भी है कि नीतीश जी ने अगर किसी भी मंच से ये बात कही हो तो आप हमें बताएं। बिल्कुल नहीं कहा है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, चूँकि सरकार है, सरकार में सहमत का खेल चलता रहेगा। 4 लोगों के गठबंधन से बना यह सरकार, जिसमें बहुत ही कम मंत्रियों का स्थान दिया गया है। 34-35 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें मात्र 14 लोगों को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार को लेकर के 15 लोग हैं। इसमें बहुत सारे पुराने लोगों को अलग रखा गया है मंत्रालय से। ये सब बातें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जिनको अलग किया गया है, क्या वो चुपचाप बैठेंगे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मंत्रालय का स्वरूप बदलने वाला है, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। और ये सारा सुगबुगाहट कहा जा रहा है कि दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। 14 दिसंबर को राज्यसभा का चुनाव है। तब तक आप इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते, न केंद्र में न राज्य में। इस बीच में चिराग वाला एपिसोड है। राज्यसभा के चुनाव में क्या बिल्कुल बिना किसी समस्या के निर्विरोध चुने जाएंगे सुशील मोदी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ एक और प्रश्न है कि क्या जो ऑफर मिला है वो अलग कुछ कर दिखाएगा? बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातों को लेकर के, इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि सरकार का स्वरूप बदल सकता है। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक तरीके से तो सरकार का स्वरूप बदल सकता है। इस बार सरकार में शामिल, आपने देखा होगा कि जो भी लोग शामिल हैं उन लोगों को लेकर के उनको जिस तरह से ये किया गया कि एक खास वर्ग जो है इस बार नीतीश कुमार के खेमे से और एनडीए खेमे से ही कहिए वंचित रहा है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज जो है वो इस बार सरकार में का हिस्सा नहीं है। और इसके पीछे कारण भी है कि नीतीश कुमार जी ने तो अपने स्तर से 11 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी जीत करके नहीं आया। यहाँ तक एक मंत्री भी थे, वो भी नहीं जीत पाए हैं। इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही है। नीतीश सरकार में खुर्शीद आलम जो थे वो हार गए चुनाव। इसके बाद अब चर्चा हो रही है कि आखिर इस मंत्रालय के गठन में कैसे जुगाड़ किया जाएगा। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि कुछ नाम की चर्चा हो रही थी, जो कि हमने शुरू में ही बताया था, लेकिन नीतीश कुमार हिम्मत नहीं जुटा पाए। भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी थी और जिस तरह से अल्पसंख्यकों ने नीतीश कुमार को नकारा, तो नीतीश कुमार जी बदला लेने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने तुरंत बदला लिया और मंत्रालय से इस खास वर्ग को अलग रखा और उन्हें एहसास कराया कि आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। खैर ये तो बातें आप भीतर खाने की बात है, इसको आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आखिर क्यों, जब आपको लोगों ने नहीं आपको जिताया, आपके अल्पसंख्यक नेताओं को, उम्मीदवारों को नहीं जिताया, तो आपका फर्ज बनता था। कहते तो हैं, लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि चुनाव में अगर 49 लोग किसी को वोट नहीं देते हैं और 51 लोग किसी को वोट देते हैं, तो जो जीतता है वो सबका नेता होता है और सभी के लिए उससे बराबर योजनाएं बनानी होती है, किसी के लिए अलग नहीं बनाता है। एक मौका था नीतीश कुमार जी के पास दिखाने का, लेकिन खैर वो पता नहीं किस कारण से हो, लेकिन अल्पसंख्यकों को नहीं जोड़ पाए। बहुत सारे एमएलसी को उन्होंने स्थान दिया, बहुत सारे एमएलसी को स्थान दिया। आप देखिए ना, उनके मंत्रालय में मंगल पांडे एमएलसी ही हैं, अशोक चौधरी एमएलसी हैं, इनको तो स्थान मिला। खुद अपने भी एमएलसी हैं, इन लोगों को तो स्थान मिला। तो वो तो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी बातें अलग है। लेकिन बाकी 2 लोगों को दिया तो आप 1 और लोगों को और जोड़ सकते थे, 15 की जगह पर 16 हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17 भी हो सकते थे लेकिन नहीं हुआ, 13 भी हो सकते थे लेकिन नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो ये एहसास कराना था उस अल्पसंख्यक समाज को कि आपने हमारा साथ नहीं दिया है तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। अब कई लोगों के नामों की चर्चा हमने आपको बहुत शुरू में बताया था कि गुलाम रसूल बलियावी और तनवीर अख्तर का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था। तनवीर अख्तर का नाम इसलिए चल रहा था कि वो अशोक चौधरी के बहुत करीबी हैं। कांग्रेस से छूट करके आए हैं। कांग्रेस ने से छूट करके आने वाले 4 लोगों में से एक तनवीर अख्तर का, बहुत अच्छे नेता हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई और छात्र राजनीति से उनका बड़ा संबंध रहा है। जेएनयू के छात्र भी रहे हैं, अशोक चौधरी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और नीतीश सरकार में भी जब से आए हैं तब से वो मजबूती के साथ खड़े हैं। इनके भी मंत्री बनाने की बात चल रही थी, गुलाम रसूल बलियावी की बात चल रही थी, गुलाम गौस की बात चल रही थी। इसके अलावे
और भी लोग जो आरजेडी से आए थे उनकी कमरे आलम की बात चल रही थी, बहुत लोगों की चर्चा थी, लेकिन इनमें सबसे मजबूत दावेदारी जो थी वो 2 लोगों की थी। नीतीश कुमार के साथ अभी आपका संबंध आपने देखा होगा कि बहुत मजबूत संबंध अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी पर बहुत भरोसा करते हैं और भरोसा करना भी चाहिए। अशोक चौधरी लगातार, बाकी कोई उनके साथ खड़ा हो या नहीं हो, पार्टी और चाहे अलग की बातें करें, लेकिन अशोक चौधरी बहुत मजबूती से साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी का सिक्का भी चल सकता है, और सिक्का चलने का स्थिति है कि कहीं ना कहीं तनवीर अख्तर का जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर बढ़ा है मंत्रालय के गठन और मंत्रालय विस्तार में। अब आगे तनवीर अख्तर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, और देखा जा रहा है कि इसके अलावा एक नाम और चर्चा में है। आपको पता है कि जमा खां हैं वो बीएसपी से जीत करके आए हैं, और ये उस गठबंधन के हैं जिस गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं। हालांकि और भी जीत करके आए हैं उस गठबंधन में, 5 लोग जीत करके आए हैं AIMIM से। अब ऐसी स्थिति में आपको पता है कि AIMIM अपने विधायकों के साथ एनडीए में तो जा नहीं सकता है, लेकिन बीएसपी पर डोरे डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बीएसपी के साथ कहा जा रहा है कि ऑफ़र भी उनको मिल चुका है। लेकिन ऑफ़र में कहीं ना कहीं वो जो नहीं होता है मोल जोल वाली बात, वो मोल जोल में हालांकि एक मंत्रालय दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि एक निर्दलीय थे सुमित कुमार, वो भी नीतीश कुमार के साथ शामिल हो चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ उनको लगातार देखा गया, उनके खेमे में बैठना भी शुरू कर चुके हैं अब बीएसपी के नेता पर। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने मंत्रालय के रास्ते को और मंत्रालय को के स्वरूप को बदलने के लिए एक और गेम कर रहे हैं, और उनकी हार्दिक इच्छा भी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज नहीं लोकसभा चुनाव के समय ही कर दिया था। मिले भी थे, और ख़ास करके मिलने के बाद दोनों में बड़ी बंद कमरे में घंटों बात हुई थी। उसकी चर्चा खूब हुई थी, हमने भी आपको बताया था, लेकिन उस समय उस चर्चा और उन बातों का, उस मुलाकात का पूरी तरह से दोनों तरफ से खंडन किया गया था। लेकिन अब जो है वहाँ स्थिति थोड़ी सी चर्चा में ज़्यादा चल रही है। नीतीश कुमार किसी न किसी रूप में, एक तो पहले सदन में जो उन्होंने तलखी दिखाई, जिस तरह की बातें उन्होंने की, उन बातों के समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। राजनीति में कहना और उस पर अमल करना दोनों के अलग अर्थ होते हैं। राजनीति में जो बातें कही जाती हैं उसके अर्थ कहीं निकाले जाते हैं। खास करके अगर पत्रकारिता की बात करें, पत्रकारों की बात करें, तो वो उन बातों में से जो उनके काम का चीज़ होता है वो निकालते हैं। हमने भी निकाला कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को इस बात का गुस्सा था कि आखिर तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड नीतीश कुमार के लिए क्यों लगा के रखा है। अगर वो नो एंट्री का बोर्ड हट जाए तो उधर से प्रवेश करने का रास्ता बन जाए, और प्रवेश करने के रास्ते में हो सकता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बड़ा स्तंभ शामिल हो जाए, एक वो रास्ता हो जाए, वो गाइड हो जाए जो कहीं ना कहीं उस रास्ते को बदल दें। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। राजनीति में संभावनाएं अनंत हैं, कभी भी कोई भी अस्थायी नहीं होता है। ये बातें अब आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसे राजनीतिज्ञ जो अपनी शर्तों पे राजनीति करते आए हैं, अपनी शर्तों पे सत्ता का सुख भोगते आए हैं, कोई समझौता नहीं किया है। पिछले कुछ सालों में उन्हें कई समझौते करने पड़े हैं। उन समझौतों में वो कहीं ना कहीं आहत जरूर हुए हैं भीतर भीतर, और अंतरात्मा कुछ और कह रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी नंबर 1 में अभी चल रहे हैं नीतीश कुमार के पसंद में से। उन पर अभी ये बातें हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि उनके साथ कितनी दूर तक बातें हुई है, क्या क्या बातें हुई है अब्दुल बारी सिद्दीकी से। क्योंकि आपको हमने एक और बात बताई थी कि 10-12 जो सीटें बची हुई हैं, 10 सीटें जो विधान पार्षद की बची हुई हैं, जिसे नीतीश कुमार के आग्रह पर राज्यपाल को उन सीटों पर लोगों का चयन करना है। उसमें से कुछ नाम तो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। अशोक चौधरी हैं, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी को भी एक सीट देनी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको देना है। कई नए लोग आएंगे, पुराने लोग आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक उस पर कोई बात नहीं की है। हालांकि उनके पास वक्त है, और वक्त सरकार के बदलने का भी है। चर्चाएँ ज़बरदस्त चल रही हैं कि क्या कुछ होगा जैसे ही 14 तारीख को राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ जाएंगे, और इस एक्शन में अब्दुल बारी सिद्दीकी की भूमिका अहम हो सकती है। अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी जदयू में प्रवेश नहीं करते हैं तो वो जदयू को, यानी कि सरकार को, कैसे पुनः
2015 से 2017 की स्थिति में लाएंगे, इस पर भी एक बड़ा चर्चा छिड़ गया। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि खुद चुनाव हार गए हैं और आरजेडी के बड़ी कद्दावर नेता हैं, बड़ी भरोसा भी उन पर लालू प्रसाद करते हैं, राबड़ी देवी करती हैं, एक लंबे समय से उन्हें बड़ा अधिकार दिया हुआ था। जब सरकार थी तो सरकार के वित्त मंत्री हुआ करते थे। वित्त मंत्री की कुर्सी भी लंबे समय से चल रही थी नीतीश कुमार के परम प्रिय साथी सुशील मोदी की, वो खाली हुई है। और हालांकि वो है भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में, लेकिन इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार जो कमी नज़र आई है, उस कमी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार क्या क्या आगे कर सकते हैं, क्या क्या उनके सोच में है, उसके कुछ हमने आपको लेआउट बताए हैं। उस लेआउट में सरकार का स्वरूप बदलने का, यदि आपको नज़र आता है कि कहीं सरकार के स्वरूप बदलने में जो हमारी बातें हैं वो फिट बैठती हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि भारत और इस देश की राजनीति ने कई करवट लिए हैं और हर बार जब करवट लिया है तो कराह भी साथ में आई है। कौन कराहता है और कौन इस करवट से सुकून पाता है, ये एक बड़ी बात होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ और अपनी राय ज़रूर हमें दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। लगातार आप भारत लाइव पर बने हुए हैं, आपका सहयोग भी हमें चाहिए। यदि आप हमारा और सच्ची पत्रकारिता का सहयोग करना चाहते हैं तो UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जो भी चाहें, 1 रुपया से लेकर के जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी सामर्थ्य हो, आप हमें सहयोग कर सकते हैं। सच्ची पत्रकारिता को सहयोग करने का एक बढ़िया अवसर है और ज़िंदा रखने का भी एक बहुत ही बेहतर विकल्प आपके सामने है। आप इस परिवार का हिस्सा हैं और परिवार को पालना, आगे बढ़ाना आपका भी दायित्व बनता है। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।